बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने बच्चों के लिए जारी किया है, ये एक मॉडल पेपर है और यदि आपने इसके प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपके लिए बहुत अच्छे अंक लाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से कई प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में मिल सकते हैं। इससे जो पहले वाला वीडियो हमने डाला था उसमें इस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए लघु उत्तरीय प्रश्न और सेक्शन बी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तरों को हमने सीखा था। आज के वीडियो में हम खंड ग के क्वेश्चंस को देखेंगे और खंड घ को भी। सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। इसलिए यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं और पहले उनको याद कर लीजिए और उसके बाद इसको याद कर लीजिए। यहां से आपको क्वेश्चन बोर्ड में मिलने के पूरी संभावना है। शुरू करते हैं आज का सीखने का कार्यक्रम। और देखिए सेक्शन सी, आप देख सकते हैं सेक्शन सी जो है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि दिए गए स्रोत को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको खंड ग यानी कि सेक्शन सी में 2 स्रोत मिलेंगे, जिसमें कि 4-4 नंबर के 8 प्रश्न होंगे। इसमें 2 प्रश्न 1-1 नंबर का होगा और 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरह से 1 जोड़ 1 जोड़ 2 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं। अब ये देखिए बादशाह नामा का सफर, यहां जो ये स्रोत दिया गया है इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। और देखिए सबसे ये जो स्रोत है यहां पर लिखा हुआ है कि शासक और इतिवृत्त अध्याय 9 पृष्ठ संख्या 231, एनसीईआरटी की जो आपकी दूसरी बुक है वहां से यह स्रोत लिया गया है। अब यहां पर में एक प्रश्न है, पांडुलिपि का अर्थ क्या है? मैं आपको यह बात ध्यान दिला दूं कि यहां देखिए इस पैराग्राफ में पांडुलिपि शब्द का प्रयोग जरूर हुआ है, लेकिन कहीं भी पांडुलिपि शब्द का परिभाषा यहां नहीं दिया गया है। लेकिन इस चैप्टर को अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो पांडुलिपि का अर्थ भी आपको जरूर पता होगा। कहने का मतलब यह है कि यह बिल्कुल भी मान करके मत चलिए कि क्लास 12th में जब हिस्ट्री में इस तरह के केस आधारित प्रश्न आते हैं तो सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट यहां से मिलेंगे। वो छोटी क्लासों में होता था। इस लेवल पे इसको पढ़ने के बाद आपको समझना है और समझ करके आंसर लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि 8.1 में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि पांडुलिपि क्या है। और अब इसका उत्तर अगर हम देखें तो ये देखिए यहां उत्तर है, मुगल भारत के सभी पुस्तकें हाथ से लिखी होती थीं और पांडुलिपि कहलाती थी। यानी कि हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। ये 1 नंबर का प्रश्न और 1 नंबर का आपने उत्तर एक लाइन में लिख दिया और आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न पूछता है, अवध के नवाब ने जॉर्ज तृतीय को पांडुलिपि क्यों भेंट की? कहने का मतलब कि कोई और भी उपहार उनको दिया जा सकता था, लेकिन अवध के नवाब ने पांडुलिपि ही जॉर्ज तृतीय जो अंग्रेज थे और इंग्लैंड के राजा थे उनको भेंट किया। तो इसका क्या कारण था? अब इसका उत्तर देखिए आप, मुगलों के अधीन बहुमूल्य पांडुलिपियों की भेंट एक स्थापित राजनयिक प्रथा थी और इसी का अनुकरण करते हुए अवध के नवाब ने जॉर्ज तृतीय को पांडुलिपि भेंट की। ये जो आप देख रहे हैं कि जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है।
ये अगर आप लिख देते हैं अपने लाइन में तो आप समझिए पूरे के पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। तो मुगलों के अधीन जब मुगलों का शासन था तो यह नियम ही बन गया था कि भाई अगर किसी भी व्यक्ति को हमें कोई गिफ्ट देनी है तो जो बहुमूल्य पांडुलिपियां होंगी यानी कि हाथ से लिखी हुई पुस्तकें होंगी वही हम लोगों को गिफ्ट में देंगे। इसीलिए अवध के नवाब ने भी जॉर्ज तृतीय को पांडुलिपि ही दी। अब अगला सवाल देखिए, बादशाह नामा के लेखक कौन है और यह किसके शासन काल से संबंधित है? तो इसका उत्तर आपको यहां मिलता है और यह प्रश्न 2 नंबर का है। अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा के लेखक हैं और इसमें जब शाहजहां भारत के बादशाह हुआ करते थे तो उनके शासनकाल का इतिहास इस पुस्तक में दर्ज है। तो इस स्रोत पर आधारित ये आपके पास 4 प्रश्न हो गए, 3 प्रश्नों के उत्तर 4 अंक के लिए। अब हम बात करते हैं अगले स्रोत का, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अगेन 1 + 1 + 2 = 4। क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे। यह जो स्रोत है देखिए अध्याय 15 संविधान के निर्माण से लिया गया है। आपके एनसीईआरटी बुक का जो तीसरा भाग है उसमें पेज नंबर 422 पर यह वाला स्रोत दिया हुआ है। अब इस स्रोत को कम से कम 3 बार अच्छी तरह से पढ़िए और इसके बाद इसके प्रश्नों को देखिए। जैसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए महिलाओं के लिए न्याय की मांग किसने उठाई? और सीधा सीधा इस प्रश्न का उत्तर आपके इस स्रोत में भी दिया हुआ है कि महिलाओं के लिए न्याय की मांग बंबई की हंसा मेहता ने उठाई। ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहयोग कैसे संभव है? अब यह जो सवाल है इस सवाल के जवाब के लिए आपको कोई बहुत गहराई में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आप समझते हैं कि आज के डेट में भी, आधुनिक युग में भी पुरुष और महिलाओं के बीच वास्तविक सहयोग कैसे संभव है। तो देखिए यहां पर मैं इसका उत्तर भी आपका लिखा हुआ है। क्या है उत्तर? कि पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहयोग पारस्परिक आदर और समझ से संभव है। और यह बात यहां पर भी लिखा हुआ है, पारस्परिक आदर और समझ बहुत जरूरी है, तभी पुरुष और महिला के बीच आपसी सहयोग संभव हो पाएगा वास्तविक रूप में। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संविधान सभा में महिलाओं के लिए क्या मांगें रखी गई थी? संविधान सभा का काम देश के लिए संविधान का निर्माण करना था और हमारे देश में लगभग आधा जनसंख्या महिलाओं का है, तो उनके लिए भी कई चीजों की व्यवस्था करनी बहुत जरूरी थी और इसलिए संविधान सभा में महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की मांग रखी गई थी। तो ये 3 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों की मांग संविधान सभा में महिलाओं के लिए रखी गई थी, तो आपके लिए ये 2 नंबर का सवाल पूरा हो जाता है और इस तरह से आप 1 + 1 + 2 4 नंबर का सवाल हल कर पाते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। तो ये जो 2 सवाल थे ये आपके सेक्शन सी के थे, खंड ग के थे, और अब हम देखेंगे खंड घ यानी कि सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके पास जो प्रश्न होगा वो मानचित्र आधारित प्रश्न होगा, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 1 + 1 = टोटल 2 मार्क्स, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पर मैं इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि भारत के दिए गए राजनैतिक मानचित्र में निम्न में से कोई एक स्थल अंकित कीजिए और उनका नाम लिखिए। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक तो ये हो गया 1 नंबर का
कि कोई एक स्थल अंकित कीजिए और उसका नाम लिखिए। और दूसरा देखिए, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेवल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विथ एप्रोप्रिएट सिंबल। तो अब ये कौन सी जगह है? देखिए, वह स्थल जहां हिंसा भड़कने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। द प्लेस वेयर वायलेंस इरप्टेड एंड आफ्टर विच गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसके अथवा में क्योंकि एक आपको करना है, वह स्थल जहां गांधी जी ने 1916 में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति की थी। द प्लेस वेयर गांधी जी मेड हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस इन 1916, क्योंकि गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत आए थे। तो चलिए पहले इसी को देखने की कोशिश कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैप है आपके पास और यहां पर में देखिए, ये जो पहला वाला जगह था जिसमें आपको ये पूछा गया था कि वह स्थल जहां हिंसा भड़कने के बाद गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो उस स्थान का नाम है चौरी चौरा। और ये चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में स्थित है। यहीं पर में 22 पुलिस वालों को भीड़ ने थाने में आग लगाकर जला दिया था। इस वजह से ये जगह काफी फेमस हो गया। और इसी के अथवा में जो दूसरा स्थान है, वह स्थल जहां गांधी जी ने 1916 में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति की थी, तो उस जगह का नाम है बनारस, क्योंकि गांधी जी 1915 में भारत आए थे और उसके बाद उन्होंने सबसे पहली बार सार्वजनिक रूप से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो मीटिंग हुआ था, उस सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था और यह जगह बनारस है। तो इन दोनों में से कोई एक आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद बी देखिए, ये अगेन 1 नंबर का है और इसमें प्रश्न क्या है? भारत के दिए गए इसी राजनीतिक मानचित्र पर 1857 की क्रांति से संबंधित एक स्थल ए अंकित किया गया है। ए अंकित किया गया है, इसे पहचानिए और इस स्थल का नाम उसके पास खींची गई रेखा के पास लिखिए। ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, अ प्लेस related to the center of the revolt of 1857 is marked as A. Identify it and write its name on the line drawn near them. तो ये देखिए, ये वो जगह है, यहां पर में ये लाइन खींचा हुआ है और ये यहां पर में एक ए लिखा हुआ है और इस जगह को आपको पहचानना है। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। यहां पर में ये पॉइंट था और यह सही जगह है दिल्ली, जहां पर में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। इसके अलावा एक प्रश्न है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, विजुअली जो चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके लिए है, और क्योंकि उनको ये मैप वाला प्रश्न नहीं करना है। तो ये प्रश्न क्या है? अकबर के अधीन राजस्थान में कोई 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 टेरिटरीज अंडर अकबर इन राजस्थान। तो इन दोनों जगहों का नाम है अजमेर और अंबर, जिसको हम लोग अंबेर कहते हैं। आजकल ये जयपुर के पास स्थित है। और तो ये एक 1 + 1 2 मार्क्स का हो गया। इसके अथवा में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कोई 2 स्थलों के नाम लिखिए जहां की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था। तो चौरी चौरा और बनारस तो इसी मैप के ऊपर हमने देखा है। इसके अलावा दूसरे जगहों के नाम भी आप लिख सकते हैं जहां पर में ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। तो बच्चों, आज हमने इस मॉडल पेपर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब इनको आप अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाता है तो आप बहुत अच्छे अंकों से पास हो पाएंगे। ऑल द बेस्ट।